अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका और मौर्यन एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स, ये तीन मेजर सोर्स हमें एक एम्पायर की पिक्चर देते हैं। अब तक हमने महाजनपद देखे थे। महाजनपद एक होमोजीनियस कल्चरल एंटिटी पे रूल करते थे। सेम भाषा थी, सेम संस्कृति थी, सेम लोग थे, तो वहां रूल करना आसान था। लेकिन एक एम्पायर, किंगडम, मतलब महाजनपद से अलग था। एक एम्पायर उस क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व स्थापित करता है जहां के लोगों की संस्कृति दूसरी है, वहां के लोगों की भाषा दूसरी है, उनके रहने का तरीका दूसरा है। मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो ऐसे क्षेत्रों पर रूल करता था, जो ऐसे क्षेत्रों पर उसने अपना स्वामित्व स्थापित किया था जहां की संस्कृति और भाषा बहुत अलग थी। और इसे स्थापित कैसे करना है, इसका प्रशासन कैसे करना है, यह अर्थशास्त्र बताता है। अब ये जो मौर्यन एम्पायर है, ये कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ? क्या ये एक सडन डेवलपमेंट थी, कौटिल्य की रचना थी, या फिर ये एक प्रोसेस था, ग्रेजुअल इवोल्यूशन था, एक प्री मौर्यन टाइम था जिससे बनते 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 एक एम्पायर बन गया, और मौर्यन टाइम्स के बाद में ये एम्पायर डिसॉल्व भी हो गया, डिसइंटीग्रेट भी हो गया। इसलिए हमें स्टडी करना पड़ता है मौर्यन काल को, मौर्यन टाइम्स को। जब हम एम्पायर की बात करते हैं, हमारा फोकस स्थापित होता है या फिर हमारा फोकस होता है मगध की ओर। मगध मतलब साउथ ऑफ बिहार, गंगा नदी का दक्षिण का स्तर। यह मगधन हिस्ट्री जाती है प्री मौर्यन टाइम्स में। इसका मतलब है, अगर मैं मगध की बात करूं तो वो प्री मौर्यन और मौर्यन टाइम पीरियड में स्टडी की जा सकती है। प्री मौर्यन टाइम पीरियड का कार्यकाल है 544 बीसी अप टिल 322 बीसी। 544 बीसी में, प्री मौर्यन काल में, सबसे पहले आई थी हर्यंका डायनेस्टी, जो 544 से लेके 413 बीसी तक रूल करती है। तो हम देखते हैं कि प्री मौर्यन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो चार हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले है हर्यंका डायनेस्टी, उसके बाद है शिशुनाग, और उसके बाद है नंदा। अगर मैं हर्यंका डायनेस्टी की बात करता हूं तो हर्यंका डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, हर्यंका डायनेस्टी ये सबसे पहली रिकॉर्डेड डायनेस्टी है। तो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का टाइम पीरियड माना जाता है 544 टू 413 बीसी। और अगर हम शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो वो, उसका कार्यकाल जाता है 413 टू 345 बीसी। और नंदा डायनेस्टी की बात करें तो इसका कार्यकाल जाता है 345 टू 321 बीसी। इनमें से अगर हम हर्यंका डायनेस्टी की बात करते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट किंग होते थे बिंबिसार, सबसे पहले किंग थे बिंबिसार। तो अगर हम बात करते हैं हर्यंका डायनेस्टी की, तो ये हमारा मगध का इलाका है। आपको ध्यान रखना है कि 544 बीसी तक जो महाजनपद वेस्ट की तरफ थे मध्य देश के, वे सभी डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। महाभारत में हमें पता लगता है कुरु, पांचाल, शूरसेन और छेदी का जो एरिया था ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। हम देखेंगे कि हमारा फोकस 6th सेंचुरी बीसी में इस क्षेत्र की ओर आ जाता है। और मगध की अगर हम बात करें, हमने स्टडी किया था कि काशी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी क्योंकि मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर था, और कौशल एक बहुत पावरफुल महाजनपद था, विदेहा पावरफुल महाजनपद था, ऊपर लिच्छवीज थे, अंग जो है मगध को बॉर्डर करता था। और मध्य देश के बाहर अगर हम अवंती की बात करते, जो प्रेजेंट डे मालवा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था।
अब जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने एक बहुत लंबा रूल, इनके लिए बहुत लंबा रूल अकॉर्डेड है। बिंबिसार ऐसे बोला जाता है कि 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक उन्होंने रूल किया था। तो बिंबिसार जो थे, उन्होंने मगध को सबसे पावरफुल बनाया था मैट्रिमोनियल अलायंसेस द्वारा। तो उन्होंने कौशला देवी, कौशल की प्रिंसेस से विवाह किया, जिससे उन्हें काशी डाउरी में मिल गया। इसके बाद उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस छेलना से विवाह किया, जिससे जो लिच्छवीज जो थे उनको सब्जुगेट किया गया। उन्होंने वासवी, जो विदेहा प्रिंसेस है, उनसे विवाह किया, अंग को कॉन्कर किया और मध्य देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। तो इन सब मैट्रिमोनियल रिलेशंस के कारण मगध बहुत पावरफुल महाजनपद बन गया मध्य देश का। लेकिन बिंबिसार, इन्होंने केवल मैट्रिमोनियल अलायंसेस तक सीमित नहीं रखा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। ये अपने आप को स्थानिक कहते थे। स्थानिक का मतलब है जिनकी स्टैंडिंग आर्मी है। बिंबिसार ने एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री फंक्शंस को सेपरेट कर दिया था, जिसके कारण एक फुल फ्लेजेड एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व होना शुरू हो गया था। और बिंबिसार, इनके जो पुत्र थे, इनके बेटे जो थे अजातशत्रु, जिन्होंने रूल किया 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक। आपको ध्यान रखना है, अजातशत्रु ने पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट परस्यू की थी। इसका मतलब यह है, हर्यंका डायनेस्टी के सबसे पहले जो शासक थे बिंबिसार, बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस द्वारा मगध को मजबूत किया। लेकिन जो उनके पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट, वॉरफेयर किया। तो अजातशत्रु जो है, उन्होंने कौशल को हराया। कहानी ये जाती है कि बिंबिसार की डेथ के बाद प्रसन्नजीत ने काशी वापस ले ली थी। इसके बाद अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत को हराया और फिर प्रसन्नजीत ने अपनी डॉटर का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और फिर काशी वापस मगध के पास चली गई। लिच्छवीस के लिए अजातशत्रु ने वत्सकार को भेजा ताकि लिच्छवीस के बीच में फूट डाली जा सके, और उसके बाद उन्होंने लिच्छवीस को हरा दिया। विदेहा को हराया अजातशत्रु ने। इनफैक्ट अजातशत्रु एक शासक थे जिनके पास रथ मुशिक और महाशील कंठक नामक 2 डिवाइसेस होते थे। ये मिलिट्री डिवाइसेस थे, वेपन्स थे उनके, जिससे उन्हें वॉरफेयर में बहुत जीत हासिल होती थी। आपको याद रखना है, अजातशत्रु के कार्यकाल में गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था 483 बीसी में, और अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेन की थी। तो अजातशत्रु का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त मगध की कैपिटल राजगृह थी। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध के राजा बने, और उदयीन ने कैपिटल जो है मगध की, वो पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना में शिफ्ट कर दी। तो इस तरह से हर्यंका डायनेस्टी जिसने रूल किया 544 से लेके 413 बीसी तक, हमने देखा कि उन्होंने मगध को एक बहुत पावरफुल महाजनपद बना दिया पूरे मध्य देश में। नाग दशक जो थे, वे आखिरी रूलर थे हर्यंका डायनेस्टी के, जिन्हें उनके आर्मी जनरल शिशुनाग ने मार के सत्ता हड़प ली। और हर्यंका डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि अब तक हमने स्टडी किया हर्यंका डायनेस्टी को, और हर्यंका डायनेस्टी में हमने देखा 554 टू 413 बीसी। सबसे पहले थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन। एक इंपॉर्टेंट रूल, ये 3 रूलर्स आपको याद रखने हैं। बिंबिसार फॉर मैट्रिमोनियल रिलेशंस, अजातशत्रु फॉर पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और ऑल्सो हमने देखा कि अजातशत्रु के समय फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कन्वीन की गई थी। उदयीन जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, पाटलिपुत्र। और उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है उसे हम शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं, जिन्होंने रूल किया 413 से लेके 345 बीसी तक। इसमें शिशुनाग के जो डिसेंडेंट थे उनका नाम था काल अशोक। काल अशोक एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि उनके समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की गई थी, और यह बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की गई थी वैशाली में।
तो वैशाली में काल अशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की और शिशुनाग डायनेस्टी 345 बीसी तक एंड पर आ जाती है और उन्हें सक्सीड करते हैं नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे महापद्मनंद। महापद्मनंद अपने आप को सर्व क्षत्रियांतक कहते हैं, मतलब जिन्होंने सभी क्षत्रियों का खात्मा कर दिया था। महापद्मनंद ने रूल किया था 345 टू 329 बीसी तक। तो महापद्मनंद अपने आप को एक रट कहते हैं कि उनके वक्त सभी क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया गया था और महापद्मनंद एक तरह से फर्स्ट मेजर इंपीरियल पावर भी माने जाते हैं। उनके पास एक बहुत स्टैंडिंग आर्मी होती थी और उनके वंशज थे धनानंद, जो 329 बीसी से लेके 322 बीसी तक रूल करते हैं। धनानंद के टाइम पीरियड में आपको याद रखना है अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था 326 बीसी में। तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य उनके गुरु के साथ नंदा डायनेस्टी का खात्मा कर देते हैं और धनानंद की हार के बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एज ऑफ एम्पायर की, तो हम देखते हैं कि प्री मौर्यन टाइम पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। और उसके बाद में डायनेस्टी जो आती है वो है मौर्यन डायनेस्टी। देखिए, अगर हम मौर्यन या मगधन हिस्ट्री की बात करें, इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। आपको सेक्युलर सोर्सेस मिलेंगे, रिलीजियस सोर्सेस मिलेंगे एंड ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी। जैसे मैं अगर रिलीजियस सोर्सेस की बात करूं, बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं, दीपवंश, महावंश, अशोकवदन, मिलिंद पान्हा। जैन सोर्सेस हैं। उसके बाद में अगर हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करें, विशाख दत्त, इनका प्ले है मुद्र राक्षस। इसके अलावा अगर हम अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं मौर्यन रॉक एडिक्ट्स, अशोकन रॉक एडिक्ट्स द्वारा। आर्कियोलॉजी में नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, कॉइनेज है, न्यूमिस्मैटिक्स है। तो अगर हम बात करते हैं इस मौर्यन टाइम पीरियड की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल है जो प्री मौर्यन टाइम्स को सक्सीड करता है और एम्पायर फॉर्मेशन होता है मौर्यन टाइम पीरियड में। देखिए, मौर्यन कार्यकाल की जो हम बात करते हैं, एम्पायर के अंदर कुछ सर्टन डेवलपमेंट्स देखे जाते हैं। बिफोर वी स्टडी, इससे पहले कि हम मौर्यन कार्यकाल को स्टडी करें, हम एक बार इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ लेते हैं। देखिए, सोशली अगर मैं बात करता हूं तो मौर्यन टाइम पीरियड में इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वैश्य एंड शूद्र देखने के लिए मिलता है। देखिए, अगर हम वैदिक एज की बात करते हैं, वैदिक एज में वैश्य और शूद्र इनकी पोजीशन बहुत खराब थी। ब्राह्मण क्षत्रिय रूलिंग क्लास होते थे, लेकिन मौर्यन टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, वैश्य और शूद्र का स्टेटस इंप्रूव हो जाता है। ये अपने आप को गिल्ड में फॉर्म कर लेते हैं। गिल्ड मतलब श्रेणी, ये अपने आप को श्रेणियों में फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद में अनटचेबिलिटी, हम देखते हैं अनटचेबल्स रहते हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन अभी भी सती इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अभी केवल और केवल विडोहुड एनफोर्स हो जाता है, अनुलोम विवाह की तरफ ज्यादा ट्रेंड होता है। और हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है और हायरार्किकल हो जाती है। स्लेवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलप हो जाता है। स्लेवरी की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज इंडिका कहती है कि देयर आर नो स्लेव्स, कोई स्लेव्स ही नहीं थे इंडिया में, लेकिन अर्थशास्त्र स्लेव्स के बारे में रूल लिखता है। अगर हम जनपद निवेश की भी बात करते हैं, उसमें हमें देखने मिलता है दास कर्मकार और दास के तौर पे स्लेव एग्जिस्ट करते थे। तो हम देखते हैं कि स्लेवरी आ जाती है, स्लेव लेड इकोनॉमी होती है और ज्यादा जातियां फॉर्म होती है, श्रेणियां फॉर्म होती है, तो सोसाइटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती है। तो एक सोशल चेंज जो है, जो हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी से देखने को मिलता है, वो कंटिन्यू होता रहता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और वहीं पे अगर हम कल्चरली देखें, इस चेंज का रिफ्लेक्शन मिलता है पैट्रोनेज टू हेटेरोडॉक्स रिलीजन। अभी देखिए, हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स को पैट्रोनेज मिलता है, ब्राह्मणिकल रिलीजन्स को नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, आजीवक को बिंदुसार द्वारा पैट्रोनेज दिया गया था और अशोक बुद्ध थे। तो हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स को पैट्रोनेज दिया जाता है। हम देखते हैं मौर्यन टाइम, प्री मौर्यन टाइम में फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था अजात शत्रु द्वारा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल था काल अशोक द्वारा।
और अशोक के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है जो पाटलिपुत्र में होता है। तो अगर मैं बात करूंगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने मिलता है, बुद्धिस्ट काउंसिल में भी एक स्किज्म हो जाता है महासंघिका और स्थविरवादिन के बीच में, और एक ट्रेंड होता है होमोजेनिटी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्पायर और किंगडम में फर्क यह होता है कि किंगडम जो है एक समान संस्कृति के ऊपर अपनी सत्ता जमाता है, लेकिन एम्पायर जो है वो बहुत अलग अलग संस्कृतियों के ऊपर अपनी सत्ता जमाता है। तो एम्पायर कभी भी ये चाहेगा कि एक सिंगल संस्कृति जो है पूरे क्षेत्र में जो प्रभावित हो, एक सभी लोग एक संस्कृति की तरफ। तो हम देखेंगे कि क्या अशोक बुद्धिज्म फैलाना चाहते थे या फिर वे चाहते थे कि एक संस्कृति का निर्माण हो जिसे वे धम्म कहते थे। तो पॉलिसी ऑफ धम्म क्या बुद्धिस्ट थी या फिर सेक्युलर थी? उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि एक ही कल्चर को स्प्रेड किया जाए। तो इसमें हमें पॉलिसी ऑफ धम्म भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ जो मौर्यन एम्पायर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोड ऑफ प्रोडक्शन में। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, हम देंगे मौर्यन इकोनॉमी खुद जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी और अध्यक्ष ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। देखिए, अध्यक्ष और प्राइवेट प्रॉपर्टी में समझ लीजिए कि जो प्रोडक्शन था मौर्यन कार्यकाल में, ये होगा गृहपति द्वारा, ये होगा श्रेणियों द्वारा, ये होगा कर्मकारों द्वारा, और ये होगा अध्यक्ष की अध्यक्षता में भी। अध्यक्ष जो वो होते थे जो कि मौर्यन एम्पायर के अंदर काम करते थे और उनको जो है सैलरी दी जाती थी अर्थशास्त्र के मुताबिक। तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ मौर्यन एम्पायर भी पार्टिसिपेट करेगा। और एक ट्रेड एंड कॉमर्स की भी बात करते हैं क्योंकि मोनेटाइजेशन हो जाता है, एक करेंसी और कॉइनेज आएगी, टैक्सेस हमें पता लगता है। तो एक मौर्यन एम्पायर के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो जाती है, उत्तर पथ दक्षिण पथ में व्यापार होना शुरू हो जाता है। तो इन सब डेवलपमेंट के साथ साथ हम देखते हैं कि स्तूप बिल्डिंग एक्टिविटी जो एक कॉमन कल्चर की तरफ है, मौर्यन आर्ट, रॉयल पेट्रोनेज, रिंग वेल्स एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। रिंग वेल्स के द्वारा अब कुछ जगह जहां पर पहले सभ्यता भी नहीं थी, जहां पर लोग सेटल नहीं थे, वहां पर लोग सेटल होना शुरू हो जाते हैं। रिंग वेल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मौर्यन टाइम पीरियड में। और पॉलिटिकली हम देखेंगे कि मौर्यन टाइम पीरियड में चक्रवर्ती सम्राट का कंसेप्ट आ जाता है जो एम्पायर बिल्डिंग के लिए बहुत आवश्यक था। सेंट्रलाइजेशन होती है और कंसेप्ट ऑफ धम्म विजय आ जाता है अशोक का। अशोक कहते हैं धम्म विजय का मतलब क्या है कि अब वे पॉलिसी वो सॉफ्ट कल्चरल कन्क्वेस्ट की तरफ जाएंगे, कल्चरली कॉन्कर करना चाहते थे। और सप्तांग थ्योरी हम पढ़ेंगे, स्टेट की फुल फ्लेजेड स्टेट सिस्टम आ जाता है, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज एंड एम्पायर। तो अगर हम बात करते हैं मौर्यन कार्यकाल की तो हमें देखने मिलता है कि उसका एक स्वरूप जो है कुछ इस तरह का था कि सोशली और ज्यादा डाइवर्स और ज्यादा हायरार्किकल हो जाता है, कल्चरली हेटेरोडॉक्स रिलीजन और होमोजेनिटी की तरफ ट्रेंड होता है, और इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि एक ब्लेंड होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट मौर्यन एम्पायर के थ्रू। हम ये भी देखते हैं टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस होते हैं, और पॉलिटिकली हम देखते हैं कि एक ट्रेंड आ जाता है टुवर्ड्स एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस। इन सभी के थ्रू हम जाते हैं मौर्यन एम्पायर की ओर।